Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ibrarullah and I am teaching you physics of class 10th new course 2025. बच्चों मैं आपको 10th क्लास फेडरल बोर्ड का फिज़िक्स पढ़ाऊंगा जो कि हम स्टार्ट ले रहे हैं पहले ही चैप्टर के पहले टॉपिक से जो कि है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों जब हम इंशाल्लाह फिज़िक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो इसी के ऊपर बनेंगे वो भी साथ में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा चूंकि बच्चों फेडरल बोर्ड जो है वो टोटली एसएलओ बेस्ड स्टडी पे शिफ्ट हो गया है, तो एसएलओ बेस्ड स्टडी का मतलब यही है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आप इतना सही पढ़ो, इतना डीपली पढ़ो कि आप इसके ऊपर आपको अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं तो कम से कम आप उस क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। एसएलओ का मतलब ही यही है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि आपने जो पढ़ा क्या आपको वो समझ आया है। अगर आपको वो समझ आ चुका है तो आप उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सको। इसीलिए फेडरल बोर्ड जो है ना उनका जो पैटर्न है वो अब शिफ्ट हो गया है एसएलओज पे। ठीक है, हम एसएलओज के डिफरेंट जो उसके डोमेन्स आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं 10th क्लास के फिज़िक्स जो कि यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है। 9 चैप्टर्स आप 9th क्लास में पढ़ते हैं और यूनिट नंबर 10 जो है वो मैट्रिक का स्टार्ट हो जाता है। ये नया कोर्स है जो कि 2025 में जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक से यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है हीट कैपेसिटी और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मैंने जस्ट सिंपली हीट कैपेसिटी लिखा है। ठीक है, अब टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस टॉपिक के डेफिनेशन से पहले हम इसको समझेंगे, पहले समझ के बाद में डिफाइन करके फार्मूला यूनिट वगैरह डेरिवेशन कर लेंगे। लेकिन पहले इस बात को समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें क्यों टॉपिक के तौर पर दिया गया है। तो आए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली है। मेरे पास एक है आयरन का एक स्लेब, ठीक है, दूसरा मैंने रखा हुआ है एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा और साथ में पानी रखा हुआ है। ये तीनों चीज़ें जो है 3 डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट मटेरियल्स है। इसको मैंने सिंपली धूप में रखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों अगर ये धूप में पड़ा हुआ है तो आप बताएं कि इसमें सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा मटेरियल जो है वो गर्म होगा। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले जो है वो आयरन गर्म होगा और कुछ देर बाद जो है वो एल्यूमिनियम गर्म हो जाएगा और सबसे लास्ट में जो है वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम आयरन, एल्यूमिनियम और वाटर को नॉर्मल सिचुएशन में रख के पहले गर्म हो और वैसे रख के तो सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी ठंडा होगा। तो वो सेम वही बात है, आयरन सबसे पहले ठंडा हो जाएगा, एल्यूमिनियम उसके बाद ठंडा हो जाएगा और वाटर उसके बाद, यानी वाटर सबसे लास्ट में ठंडा होगा। तो देखिए सबसे लास्ट में वाटर गर्म भी हुआ था और सबसे लास्ट में वाटर ठंडा भी हुआ। तो इस बात का मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये बात समझने की है। तो असल में जब हमने इन मटेरियल्स को धूप में रखा तो इन ऑब्जेक्ट्स ने, इन मटेरियल ने धूप को गेन किया, हीट को गेन कर दिया। ठीक है, तो ये असल में हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो देखेंगे, हम देख सकते हैं कि थोड़े से धूप को एब्जॉर्ब करके आयरन का टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया। उसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर यानी आयरन से ज़्यादा टेम्परेचर एल्यूमिनियम ने एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और सबसे लास्ट में पानी ने बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर ये धूप में रखा हुआ है तो उसका मतलब ये कि इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है, तभी इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आयरन जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करके गर्म होता है,
जबकि एल्यूमिनियम आयरन से थोड़ा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके गर्म होता है और पानी सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके गर्म होता है। अब कन्वर्सली अगर बात करेंगे तो अगर यही पहले हमने गर्म किया हुआ है, अब उसको नॉर्मल सिचुएशन पे लाते हैं, धूप से हटाते हैं, तो फिर जल्दी आयरन वापस, क्योंकि इसने कम हीट एब्जॉर्ब किया था, तो जल्दी वही हीट रिलीज कर लेगा और ठंडा हो जाएगा। और एल्यूमिनियम उसके बाद ठंडा होगा और सबसे लास्ट में वाटर, क्योंकि वाटर ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था, तभी वही हीट ज़्यादा ही टाइम में क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। तो जो टॉपिक है वो यही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं आऊँगा टॉपिक के डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 1 किलोग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर जस्ट ओनली 1 डिग्री इंक्रीज करे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, यहाँ पर मैंने सबका 1-1 किलोग्राम ही मटेरियल लिया हुआ है। 1 किलोग्राम आयरन है, 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम है और 1 किलोग्राम वाटर है। वाटर तो नॉर्मली लीटर्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही किलोग्राम के सारे मटेरियल से और उसमें से जो है आयरन जल्दी गर्म होता है, एल्यूमिनियम बाद में और वाटर सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम कम हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसकी हीट कैपेसिटी कम है, यानी कम हीट एब्जॉर्ब करके ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। एल्यूमिनियम का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और वाटर का इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में है क्या चीज़, दिस इज सिंपली, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस by 1 kg of mass of a substance to change its temperature through 1 Kelvin। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि एक ऑब्जेक्ट या तो गेन करे या फिर लॉस करे। कितने मास का, ओनली 1 kg मास, ताकि इसका टेम्परेचर जस्ट ओनली 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज करे। तो अगर इंक्रीज करेगा तब भी चेंज बोलते हैं, डिक्रीज करेगा तब भी चेंज बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने सिंपली चेंज इन टेम्परेचर लिखा है। ठीक है, तो अगेन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस बाय 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें ज़रूरी है, स्पेसिफिक की बात आ गई तो फिर हम 1 kg की बात करेंगे। 1 kg मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ के वापस इधर आ जाएं, तो यहाँ मैंने फिगर लेके हैं 452, यहाँ पर लिखा है 910, यहाँ पर लिखे है 4190, मतलब के 452 जूल पर केल्विन पर केजी अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये इसका क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 452, और एल्यूमिनियम का 290 है, जबकि वाटर का 4190 है। ठीक है, तो देख सकते हो कि 452 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आयरन का है, तो ये सबसे कम है, मतलब ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, जबकि आयरन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 910 जूल एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करता है। और पानी ये बहुत ज़्यादा है, 4190 जूल एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करता है, ताकि इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का हीट कैपेसिटी या हीट एब्जॉर्ब करने का या रिलीज करने की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, या इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि इन तीनों में से आयरन का सबसे कम है। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, सिंबल इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है क्यों हीट को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय एम मास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चों, यहाँ पर याद रखें कि जो टी है डेल्टा टी आप लिखेंगे टी एफ माइनस
टी आई, न्यूमेरिकल में आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, यानी फाइनल हीट टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनल और इनिशियल लेके मतलब ज़्यादा से कम को माइनस करोगे, सिंपली सी बात है, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट इसका है जूल पर केजी पर केल्विन, या दूसरा यूनिट भी यूज़ करते हैं जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब याद रखिए बच्चों, ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये जस्ट ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम डिटेल के साथ डिराइव करेंगे, क्योंकि ये चीज़ डेरिवेशन इसका ज़रूरी होता है। बुक में तो जस्ट ओनली सिंपल ये लिखा हुआ है फार्मूला, लेकिन आपने इस फार्मूले को डिराइव भी करना है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं इसको डिराइव करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कंसिडर करें कि लेट अस कंसिडर क्यों हीट it absorbed or lost by 1 kg of mass of a substance, ठीक है, and its temperature raised from T1 या Ti to Tf। सो ये हमने कंसिडरेशन की है। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, डिरिवेशन करेंगे। तो इट इज observed that the amount of heat Q is directly proportional to the mass of a substance। ये पहला रिलेशन मेरे साथ बनता है। क्या मतलब, अगर आपके पास 1 kg की बजाय 10 kg मास हो तो फिर जरूरी बात है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फिर इसको ज्यादा हीट चाहिए होगा। इसी तरह अगर 1 kg की बजाय 20 kg हो तो फिर और भी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मास और हीट के दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो मैं लिखता हूं कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आर लॉस्ट बाय द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये मेरे पास बन गया पहला रिलेशन। सिमिलरली आल्सो the amount of heat is directly proportional to change in temperature। okay, this is second relation। देखिए, अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंज भी ज्यादा आएगा। अगर आप कम हीट देंगे तो हो सकते 1 डिग्री राइज करें, लेकिन अगर आप ज्यादा हीट देंगे तो जितना आप हीट बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, यानी चेंज ज्यादा आएगा। इनिशियली अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या 300 केल्विन है, ठीक है, और आप उसको हीट देते रहते दोगे रेगुलर हीट दोगे तो वो 310 320 340 एंड सो ऑन इस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये है कि जितना आप ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे सब्सटेंस को, उतना ही इसका टेम्परेचर भी ज्यादा चेंज करेगा। तो ये मेरे पास दो रिलेशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन रिलेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, ठीक है। अब आपको पता है कि हम प्रोपोर्शनल साइन को मिटा के इसकी जगह इक्वल और साथ में कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो आई इक्वल टू, यहां जो मेरे पास कांस्टेंट आएगा उसको मैं जरा कलर करता हूं, वो बन जाएगा C, और साथ में M डेल्टा T अपनी जगह पे लिख लेता हूं।
ठीक है। इस रिलेशन में मेरे पास C क्या है, बाकी चीज़ें तो आप जानते हो, Q क्या है, हीट है, M क्या है, मास है, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। नया चीज़ जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को कहा जाता है क्या चीज़, स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। in equation 3, C is what? C is constant of proportionality and called क्या चीज, इधर आ जाएं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सी मेरे पास क्या चीज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अब मैं इसको, चूंकि सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो सी को अपनी जगह पे छोड़ के इसका इक्वेशन बनाने लगा हूं। तो मेरे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया 4, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए इक्वेशन है, या स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास रिलेशन बन गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ सकते आप किसी भी, मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में किसी भी हालत में आपने ये कैलकुलेशन नहीं छोड़ना। इसके एक एक स्टेप के अपने मार्क्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रूब्रिक्स। ठीक है, किसी दिन इंशाल्लाह रूब्रिक्स पे मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आपको समझाऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट किस तरह करते हैं और कौन कौन से मेन पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर होते हैं जो आपने लिख के फुल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। आ जाते हैं दोबारा इसकी तरफ। यह मेरे पास आ गया जनाब, क्या चीज़, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पर मैंने, अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट लिखा है मैंने, फार्मूला इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। ये डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है, इसको आप एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो और इसको आप डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, अब आते हैं हम, ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपको बताता हूँ कि इससे आपने यूनिट किस तरह निकालना है, क्योंकि मेरे पास ये मैंने लिखा है ना यूनिट, जूल पर केजी पर केल्विन या जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये किस तरह आता है, तो सिंपल सी बात है, इसका यूनिट किस तरह बनता है, यूनिट ऑफ हीट, हीट का इंटरनेशनल ऐसा यूनिट क्या है, ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी का यूनिट जाउल है। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिखे, जूल डिवाइडेड बाय मास का यूनिट केजी, जबकि टेम्परेचर का केल्विन के। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में जिस तरह मैंने लिखा है बोर्ड पे वो इसी तरह है, जाउल इसका पावर +1 है, ऊपर जाके -1 बन जाएगा। इसी तरह इसका भी पावर +1 है, ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। तो इसको बोला जाता है जाउल पर केजी पर केल्विन। दिस इज व्हाट, दिस इज दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट। ठीक हो गया, तो ये है आज का टॉपिक। अब इसके बाद जो है टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस है या कुछ फ़वाइद हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेली लाइफ एप्लीकेशंस, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ओके बच्चों, लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आपने पढ़ा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, तो डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस बाय 1 kg ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, इसका सिंबल है सी, फार्मूला है क्यू डिवाइडेड बाय एम
delta T. Q is heat, M is mass, T is change in temperature, which is also equal to delta Tf minus Ti. Unit is joule per kg per Kelvin, और दूसरे यूनिट यूज होते हैं जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको डिराइव करना है, डेरिवेशन, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर Q heat is absorbed or lost by 1 kg of mass of a substance and its temperature is raised from T1 या Ti to Tf, यानी इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, ओके। अगर ये टेम्परेचर रेज करेगा तो फिर Ti जो है वो कम होगा और Tfo ज्यादा होगा। अगर ये टेम्परेचर लॉस करेगा तो फिर Ti ज्यादा होगा और Tfo कम होगा। ठीक है, ओके। ये थोड़ी सी बात है, अगर आप ना भी लिखे, बस इतनी सी बात है कि वो रेज करेगा। हम पहले रेज वाली ही एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट वाले ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व दैट, ये हमें पता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस। This is relation 1. Similarly, the amount of heat is also directly proportional to the change in temperature. So this is relation number 2 बन जाएगा। Combine 1 and 2, we will obtain Q is proportional to M delta T। और फिर आपको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो C को ख़त्म कर प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट है ना, इक्वेशन बन गया Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। एंड इक्वेशन 3 C इज कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी एंड कार्ड, इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही चीज जो कांस्टेंट है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा, आप C को अपनी जगह पे छोड़ दे, इधर आके डिवाइड करें तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। ये आपका फार्मूला आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यूनिट अगर यहाँ से निकालना है तो Q की यूनिट जूल है, डिवाइडेड बाय किलोग्राम डिवाइडेड बाय केल्विन। तो आपके पास बन जाएगा J इज इक्वल टू C का जो यूनिट बनेगा वो बन जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया है। बच्चों अगर इस सफ़र को जारी रखना है तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ जो मैट्रिक क्लास के फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि आपको बर वक्त जो है वो वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।